हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सब? कल, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो उसमें कि हम पहला सब्जेक्ट कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो कल हमने एक पहली क्लास की जिसमें कि हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डिज़ास्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हैज़ार्ड क्या होता है वो पढ़ा, वल्नरेबिलिटी पढ़ी, टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स पढ़े, है ना। ये सब चीज़ों को समझा, रिस्क क्या होता है, रिस्क एनालिसिस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो हमारा डिज़ास्टर है बेसिकली, तो डिज़ास्टर जो है हमारा दो टाइप्स का होएगा। क्या? एक तो हमारा जैसे जो हमारा डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर बेसिकली जो डिज़ास्टर मेनली हमारा कितना दो टाइप का होता है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, बाई जो एक नेचुरल होगा कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल को। पे कल हमने थोड़ा इंट्रो देख लिया था कैसे क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स को, तो आगे हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोजेनिक को। ठीक है, सुनाओ। नेचुरल डिजास्टर क्या क्या हो सकते हैं हमारे? नेचुरल डिजास्टर दैट अकर्स नेचुरली, जिसमें ह्यूमंस का कोई खास रोल ना हो, कोई खास पावर ना हो। ठीक है, तो वो सारे होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, एवलांच है, सुनामी है, साइक्लोन है, फ्लड है, ड्रॉट है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ये सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर होंगे। पहले हम वन बाय वन इनको एलोबरेट करके पढ़ेंगे। सो नाउ, सबसे पहले ये ये क्या है, ये कौन सी ड्राइंग कर दी? सबसे पहले हल्की सी थिकनेस बढ़ा। हाँ, तो सबसे पहले है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है बेसिकली? ठीक है, अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ से? अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द क्रस्ट। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? सुन, पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है। जैसे कि एक हमारा, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता देती हूँ, प्लीज़ मेरी आप ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर कर लेना। ठीक है, तो ना ये हमारा ऊपर मेनली हमारी जो है 3 लेयर में होगी। ठीक, पहली होगी हमारी अर्थ की क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये होती है कोर। ठीक, ये नियर अबाउट हमारी 34 किलोमीटर्स तक होती है। ठीक, और फिर हमारी जो मेंटल होगी वो कितना? अराउंड 1900 किलोमीटर तक। और जो हमारी कोर है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर्स तक। 71 है ये। ठीक है, जस्ट ऐसे ये हमारी कितनी है? 6371 किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो नाउ हमारी 3 लेयर्स में ये जनरली क्या होएगी? ये वाला हमारा पूरा यहाँ पे हमारे रॉक्स होंगे, ये पूरा सॉलिड होएगी हमारी क्रस्ट है जो। ठीक है, और उसके बाद में ये जो हमारी मेंटल है ये कुछ सेमी सॉलिड और सॉलिड होगी, और नीचे जो हमारी कोर है दैट्स लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे 3 लेयर्स में डिवाइड है। ठीक, क्रस्ट जहाँ हम रहते हैं, क्रस्ट जनरली इस तरीके से होती है, जैसे कि ये कॉन्टिनेंटल होगी, ओशियन हो गया सपोज। ये ऊपर ऊपर वाला थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सपोज कॉन्टिनेंट आ गई, कुछ इस तरीके से होगी ये कि जहाँ पे ओशियन होगा वो थोड़ी सी नीचे साइड, उसकी हाइट थोड़ी कम होगी, जो कॉन्टिनेंट वाली है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, जनरली यहाँ अराउंड 17 किलोमीटर तक की होगी। ठीक है, यहाँ अराउंड 34 बताया था। और जहाँ कहीं माउंटेन होंगे, ठीक है, जहाँ कहीं माउंटेन होंगे, माउंटेन अब इस क्रस्ट पे होगी जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस सरफेस पे, ये क्रस्ट है पूरा। ठीक है, तो ये क्या होएगा? जनरली माउंटेन है। अब जैसे आपने कभी देखा है कि हमारी पृथ्वी जो घूमती है, ठीक है, ऐसे रोटेट होती है, तो उस पर पेड़ लगा है, तो वो क्यों नहीं साथ में घूमता? वो क्यों नहीं उड़ के इधर उधर चला जाता अगर पृथ्वी घूम रही है? क्यों? उसकी जड़ों ने उसको पकड़ रखा है ना। ऐसे ही क्या होगा, हमारे जब घूमते तो माउंटेन क्यों नहीं इधर उधर जाते? माउंटेन भी तो अपनी जगह पे रहते। क्यों? जितना कि इसकी भी माउंटेन, जितना कि माउंटेन ऊपर है उतना कुछ नीचे भी होता है उसका एरिया। ठीक है, तो माउंटेन होते हैं जहाँ पे, माउंटेन जनरली यहाँ पे हमारी हाइट जो है 74 किलोमीटर्स तक भी नीचे तक चली जाती क्रस्ट की। ठीक है, यहाँ पे और गहरे होते हैं माउंटेन्स। तो जनरली ये हमारा
पूरा क्रस्ट होता है ऐसे, ठीक। अब जो हमारी मेंटल की बात करें, जो हमारा अपर मेंटल होता है, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस, अपर मेंटल, ये जो हमारा अपर मेंटल है, यहाँ तक कुछ एरिया हमारा अपर मेंटल का करीबन 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर तक हमारे रॉक्स मिलते हैं, रॉक्स। तो ये पूरा जो हमारा एरिया होता है क्रस्ट का और अपर मेंटल का, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथ का मतलब क्या होता है, रॉक, लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, जहाँ पे हमको रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया। अपर मोस्ट मेंटल, ये क्या है, अपर मोस्ट मेंटल प्लस क्रस्ट, ये क्या होगा हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर होएगा। उसके बाद एक चीज़ देखो आप, जैसे कि हम जब कभी भी हमें कुछ एविडेंस मिले जिससे हमें पता चला कि जो हमारी क्रस्ट है, ये जो हमारी पूरी क्रस्ट है, ये इससे जब हमने कभी माइनिंग की, या जैसे कभी आपने देखा होगा जैसे कि वोल्केनो निकल के आता है, ठीक है, वोल्केनो जब निकलता है, जैसे अंदर वो मैग्मा होता है पूरा, जब बाहर आता पूरा लावा गर्म, तो जब वोल्केनो निकलता है इतना गर्म निकलता है, तो उससे हम देख के एक चीज़ लगा सकते हैं कि जो अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ काफ़ी हाई टेम्परेचर है, तभी जो इतना मतलब कि गर्म लावा जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको देख के हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो वैसे ही क्या है कि जब हमने कभी माइनिंग की, ड्रिलिंग की इस क्रस्ट के अंदर, कभी भी हमने तो हमें वहाँ से एक चीज़ पता चली, कि वहाँ से एक स्टडी हमको पता चली। एक सेकंड, थोड़ा सा फेयर कर देती हूँ मैं इसको। तो हमको क्या हुआ कि जब हमने एक स्टडी की, तो वहाँ से हमको पता चला कि जितना भी हम माइनिंग कर रहे हैं, हर 34 मीटर्स पे, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हर 34 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर वो राइज कर रहा है, ठीक है, हर 34 मीटर पे कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये देखो कि 100 किलोमीटर यहाँ से नीचे चला जाएगा तो टेम्परेचर कितना राइज कर जाएगा, वो इतना राइज कर जाएगा कि रॉक को मेल्ट करना शुरू कर देगा, रॉक को मेल्ट करना शुरू कर देगा। देखो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, जैसा हमें एक स्टडी से पता चल रहा है कि 34 मीटर्स पे जाता है, तो नीचे इतना 100 किलोमीटर तक नीचे यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होएगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ये रॉक्स हैं ये पूरी मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेल्ट होंगी, लिक्विड बनने की सोचेंगे, लेकिन क्या है, ऊपर से जो हमारी ये क्रस्ट है, लिथोस्फेयर है, इसका इतना प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये दब रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से लिक्विड होना चाहिए, लेकिन प्रेशर लग रहा है, इस वजह से क्या है, ये सेमी सॉलिड हो गई है, सेमी सॉलिड हो गई है, ठीक है, सेमी सॉलिड हो गई है, ठीक। और जो ये अराउंड 700 किलोमीटर तक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेट है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे सेमी सॉलिड है रॉक्स हमारी, ठीक। तो जब ये सेमी सॉलिड है, जब आपने एक थ्योरी सुनी, जैसे कि हमारा अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक, एकदम ऐसे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर लिक्विड है, वहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ऐसे। और अगर वही बात है, उसके बाद में अगर इतने इसमें क्या होंगे, ठीक है, और बिल्कुल एयर होगी, तो उसमें तो पार्टिकल्स और भी दूर होंगे, है ना। तो क्या होंगे पार्टिकल, वो जब इधर स्पेस है तो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, इधर तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। तो जैसे यहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेज है, पार्टिकल्स दूर दूर, तो क्या करेंगे वो, जैसे कि आपने कभी देखा है, एक एग्जांपल हो, जैसे कि दूध है, दूध उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो आप बताओ दूध क्या टेंडेंसी है, ऊपर आने की, जो भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर आने की कोशिश करती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, लावा जैसे है ये ऊपर उठने का, कन्वेक्शन करंट से ऐसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये ऐसे ऊपर उठेगा, फिर कहीं सेटल डाउन भी तो होगा ये, फिर ये जैसे ऐसे लावा उठ रहा है, इस साइड आ रहा है, ये लावा उठ रहा है, इधर जा रहा है, फिर ये कहीं गिरे भी तो होगा, ये ऐसे गिर रहा है, सपोज़ यहाँ से उठ रहा था, इधर से उठ रहा था, इधर गिर रहा है, ठीक, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से ये उठ रहा है, ये इधर गिर रहा है, ठीक, समझ में आया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है ना। हाँ, मैं दोबारा थोड़ा फेयर करने की कोशिश करती हूँ।
सपोज जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो, क्या होएगा यहाँ पे, ये है, यहाँ से उठा, यहाँ गिरा, यहाँ से उठा, यहाँ गिरा, फिर कोई यहाँ से उठा बाई चांस, वो यहाँ गिरा, तो यहाँ पे क्या हो रही चीज़ें पास आ रही हैं, यहाँ क्या हो रही है, चीज़ें दूर जा रही हैं, है ना, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो साथ में जो ऊपर क्रस्ट है हमारा, इसको भी तो इधर इधर खींचेगा ये, और यहाँ पे अगर इकट्ठा आ रहा है तो इसको इधर से इधर प्रेशर लगा के पास लेके आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे हमारा जैसे जहाँ पे दूर जा रही हैं डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, जहाँ पास आ रही कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक। सुनाओ, ये जो अब नीचे मूवमेंट हो रही है स्टेनोस्फेयर में मूवमेंट हो रही है, इस वजह से इसमें भी तो हल्की हल्की कुछ शेकिंग होगी, थोड़ी मूवमेंट होगी, जैसे अब देखो, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी रॉक डिस्प्लेस होने की पूरे पूरे चांसेस है, नीचे इतनी ज़्यादा मूवमेंट है, अगर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नीचे है तो ऊपर रॉक डिस्प्लेसमेंट होने, और बाई चांस इस एरिया में ये जो ऊपर है हमारा लिथोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर मान के चलो इसको, इसमें अगर कोई भी भारी से रॉक डिस्प्लेस हो रही है, कोई भी इधर उधर जा रही है, सपोज अब देखो एक ये बुक शेल्फ है, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स रखी हैं, अगर हम बीच में से कोई एक बुक निकालेंगे एकदम, तो सारी सारी बुक्स नीचे आएंगी, इनमें एक डिस्टर्बेंस होगा। वही ऐसे इसमें स्टेनोस्फेयर में मूवमेंट हो रही है, इस वजह से इस रोक में भी तो फ़र्क पड़ेगा ना, इस रोक में भी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है, कोई रोक है जो डिस्प्लेस हो सकता है, अगर यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो एकदम क्या है, एकदम से एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एकदम से। ये सब एक बार को मैं बाद में फेयर एक बार लास्ट में जब समरी करेंगे तो थोड़ा सा फेयर कर दूंगी, ठीक है। सो देखो, चलो इसको रहने दो, ठीक। हाँ इतना ही ठीक है फिर तो, नहीं थोड़े ज़्यादा ही कर लेती हूँ। हाँ, तो अभी हम क्या देख रहे थे, जैसे क्या होएगा कि कोई भी, जैसे अभी ये है, ये हमने लिथोस्फेयर था पूरा हमारा, ठीक, यहाँ पे कोई भी रोक है वो अगर स्टेनोस्फेयर में मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कोई भी अगर रोक है वो डिस्प्लेस हो रही है, तो यहाँ से एकदम से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो हर अलग अलग दिशा में जाएगी, एनर्जी अलग अलग दिशा में जाएगी। अब जहाँ से रोक डिस्प्लेस हुआ और एनर्जी निकल रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोसेंटर, ठीक, फोकस बोलते हैं हाइपोसेंटर। अब एक बात बताओ, अब ये है, यहाँ से फोकस है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग जगह हमारी वेव्स हैं, एनर्जी निकल के जा रही है, ठीक। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, ये डिस्टेंस सबसे कम, इसके बिल्कुल सीधा सीधा में 90 डिग्री में पहुँचेगी, जहाँ ये फोकस से सबसे पहले एनर्जी रिलीज होकर जहाँ पहुँचेगी उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक, जहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक। अब ये देखो, अब ये जो है फोकस है, एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से रॉक डिस्प्लेस हुआ एकदम, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको बोलते हैं फोकस, जहाँ से एनर्जी शुरू में रिलीज होती है, हाइपोसेंटर, ठीक। और जहाँ सबसे पहले पहुँचती है ये, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे अब जो ये एनर्जी निकल रही है, ये किस फॉर्म में निकल रही है, ये निकल रही है वेव्स की फॉर्म में, ठीक, ये निकलेगी वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में। सुनाओ, अब ये देखो, जो हमारी एनर्जी है वो किस में, अभी हमने देखा वेव्स की फॉर्म में निकलेगी, ठीक। तो वेव्स कितने टाइप के होंगे, अब हमारे पास वेव्स कितने टाइप की होंगी, हमारे पास वेव्स होंगे हमारे पास 2 टाइप की, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, ठीक। बॉडी वेव्स कौन सी होती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा ये था, ये लिथोस्फेयर,
यहाँ से कहीं से रॉक डिस्प्लेस हुई, ये फोकस है हमारा, या हाइपोसेंटर है, ठीक। अब यहाँ से वेव्स निकल के जा रही, ये निकल के जा रही हैं, जो अब ये अर्थ सरफेस के अंदर है, इंटीरियर में जो भी वेव्स हैं इधर उधर कहीं पे भी जा रही हैं, वो सारी है बॉडी वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव्स। भूगार्भिक तरंगे बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, भूगार्भिक तरंगे, ठीक। और जो फिर ये हमारा सरफेस है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ इंसान रह रहा है, वहाँ पे जो ये वेव्स आएंगी, ये हैं सरफेस वेव्स, ठीक है, जो सरफेस पे आएंगी, ठीक है, वो है सरफेस वेव, ठीक। अब नाउ बॉडी वेव्स कितने टाइप की होती हैं? बॉडी वेव भी आगे फर्दर पी वेव और एस वेव, ठीक। पी वेव प्राइमरी, एस वेव सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्यों है ये? क्योंकि ये थोड़ी फास्ट ट्रैवल करती हैं, ये तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ये सिर्फ ये सेकेंडरी क्यों, सिर्फ किससे कर सकती है? सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे ऐसे इस फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन के फॉर्म में करती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, और ये ऐसे ट्रैवल करती है, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये तेज चलेगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इसको हम कैसे बोलते हैं? ये हमारी साउंड वेव के जैसे भी चलती, ठीक। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे चल रही, ठीक। ओके नाउ, और ये हमारी कौन सी है? ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये हमारी क्या है? ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, और ये कौन सी है? ये ट्रांसवर्स है, ठीक। नाउ ये कैसे? ये वाली वाटर रिपल की तरह चलती हैं, वाटर रिपल। पानी भी तो ऐसे चलता है ना, पानी भी तो ऐसे बहता है, ठीक। ये हमारी सिर्फ सॉलिड से कर सकती। जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो वेव्स हैं वो क्या है? पी बॉडी वेव्स के दो टाइप हैं, पी वेव एंड एस वेव। प्राइमरी वेव जो है वो क्या करेंगे? वो तीनों मीडियम से जा सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी है वो सिर्फ सॉलिड से जा सकती है, ठीक है। नाउ अब है सरफेस वेव। सरफेस वेव को एस वेव से कंफ्यूज नहीं करना है। एस वेव दिखे और सरफेस वेव कर दो, नहीं। एस वेव है बॉडी वेव और सरफेस वेव अलग है। इनकी जो इसकी हैं लव वेव्स, ये वो लव नहीं जो आप सब ढूंढ रहे हैं, ठीक। ये साइंटिस्ट थे, तो लव वेव, ठीक। जब ये दोनों पी वेव और एस वेव, जब बॉडी वेव सरफेस पे आ जाती हैं, जब ये दोनों वेव्स मिल जाती हैं और सरफेस पे आ जाती हैं, तो दोनों मिलके ये हमारी लव वेव बनाती सरफेस वेव, जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मिल जाती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं ये हमारी, क्योंकि सरफेस पे जो वेव आएगी वही तो सरफेस पे नुकसान पहुंचाएगी ना, ठीक है। किसी बिल्डिंग को, ह्यूमंस को, ठीक है, लैंडस्लाइड कुछ भी कोज कर रही हैं, तो वो ये लव वेव सरफेस वेव कर रही हैं। सरफेस जब बॉडी वेव प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव दोनों मिलके जब सरफेस पे आ जाती हैं, तो ये लव वेव्स बन जाती हैं सरफेस वेव। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया यहाँ पे। सुनाओ, अभी हम देखेंगे आगे। ये देखो, अभी हम थोड़ा सा इससे पढ़ लेते हैं, क्या है ये। तो हमने देख लिया कि सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। सडन शेकिंग क्यों हो रही? मेनली कोई रॉक डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। ये रहा मूवमेंट बाय द टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द क्रस्ट के जो नीचे, ठीक है। उसके बाद नाउ इंडिया की लोकेशन कैसे? अब जैसे, ठीक, अब क्या हो रहा है कि जैसे ये हमने देखा था क्रस्ट पे अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक। जैसे कई बार ये अभी हमने देखा नहीं था, यहाँ पे स्टेनोस्फेयर में मूवमेंट हो रही, इस वजह से कहीं पे कन्वर्जेंस हो रहा है, कहीं पे तो कन्वर्जेंस हो रहा है, और कहीं पे डाइवर्जेंस हो रहा है। यहाँ पे ये डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, जैसे कि हमने पहले लास्ट क्लास में भी देखा था, पहले हमारा पूरा एक लैंड मास था, लेकिन ये प्लेट मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उससे क्या हो रहा है कि धीरे 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 ये जो प्लेट्स हैं ये शिफ्ट होती गई, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया की लोकेशन वो कहाँ पे? इंडिया जो है लाइज ऑन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विच कोलाइड्स विद यूरेशियन प्लेट। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से जब इंडिया यहाँ पे था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा ट्रैवल कर करके ऊपर आया था, ठीक है। ऊपर आया था तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराया था, 33C था पहले, वो नीचे गया, ठीक। अब ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये किसके साथ कोलाइड कर रही है? यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। अलोंग यहाँ पे फिर दोनों, जब वो सी वाली ओशन वाली प्लेट तो नीचे चलेगी, फिर कॉन्टिनेंट जब दोनों को तो ये उठने लग गया, जिससे फोल्ड माउंटेन बनने लग गया, ठीक है। ये सारी हमारी चीज़ें थी,
ये देखो द कॉन्वर्जेंट बाउंड्री पास आ रही है ना, दोनों कॉन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब तो होता है दूर जा रही है, जो सी ऐसे दूर जा रही है। कॉन्वर्जेंट जो पास आ रही है, ठीक। तो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री इज द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इन द हिमालयन रीजन पे, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट, ये जैसे ये हमारा इंडिया है, हिमालयाज, ये ऊपर ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों पास आ रही है, ठीक है। ये दोनों पास आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। और इसी वजह से कहते हैं ना हमारे हिमालयाज़ की हाइट हर साल बढ़ती रहती। क्यों, मतलब हमारे हिमालयाज़ की हाइट बढ़ ही रही है अभी भी, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंस हो रहा है, तो दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है, तो धीरे धीरे जो चीज़ें यहाँ से उठ रही हैं, उठ रही हैं, उठ रही हैं, ठीक, इस वजह से। सो नाउ आगे हम क्या देख रहे हैं, अब ये हमने पढ़ा, हमने अभी पढ़ा था अर्थ के इंटीरियर में तो स्टेनोस्फेयर है, वहाँ से कन्वेक्शन करंट्स हो रहे हैं, तो जैसे ये लावा इधर, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, डाइवर्जेंट बनती है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जब प्लेट, ये देखो ये डायग्राम में देखो, जब प्लेट क्या है एक दूसरे की तरफ आ रही है दोनों प्लेट, तो जो हैवी वाली प्लेट होगी वो तो नीचे की तरफ चली जाएगी, यही होता है ना, जो हैवी प्लेट है वो नीचे की साइड धसल जाएगी, और जो लाइट है वो ऊपर। जब ये धसल जाएगी, कई बार क्या होता है, अगर इनमें से सपोज ये दो प्लेट हैं, इनमें से अगर एक प्लेट ओशियन की हो, एक प्लेट कॉन्टिनेंट की है, एक प्लेट ओशियन की है, ठीक। ओशियन वाली जनरली भारी होगी कॉन्टिनेंट से, तो जब ये काफ़ी हैवियर होती है कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। सो नाउ क्या होएगा कि ये जब हमारी नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, जब हमारी ये ओशियन वाली जो प्लेट है, ये जब हमारी नीचे की तरफ जाती है, ये हैवी प्लेट तो काफ़ी नीचे की तरफ स्टेनोस्फेयर तक चल जाती है। जब ये नीचे जाती है, जब भी हमने देखा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ता है जब नीचे जाता है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या राइज होने लग जाता है, ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर राइज होता है तो ये रॉक क्या है, ये मेल्ट हो जाएगी, नीचे जाएगी, रॉक मेल्ट हो जाएगी, रॉक मेल्ट हो जाएगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक भरा ग्लास है पानी का, ठीक है, ये पानी का भरा ग्लास, अगर इसमें हम थोड़ा और पानी डाल दें तो कुछ पानी निकले भी तो होगा बाहर। अगर ये ग्लास फुल है, अगर हम इसमें और कुछ इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से ये पानी निकले भी तो होगा। वही सेम चीज़ है, स्टेनोस्फेयर है, इसमें प्रॉपर अपना मैग्मा है, अगर ये रॉक भी नीचे जा रही है, पिघल रही है, तो कुछ चीज़ बाहर भी तो आएगी। तो ये जब नीचे पिघल रही है तो यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा और ये क्या है, वोल्केनो इरप्ट होगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं, वोल्केनो भी आते हैं। तो अभी हमने देखा कॉन्वर्जेंट बाउंड्री कहाँ पे है, ये हिमालयन रीजन में है, जो हमारी जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है, ठीक है। एक जो प्लेट एक दूसरे की तरफ पुश करती है, दैट इज़ कन्वर्जन। देखो ये इसको इधर, जैसे इधर ना लावा है, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये जनरली ये एस्टेनोस्फेयर में जो है उसकी वजह से होता है, ठीक। उसके बाद में क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होती है, कन्वर्जेंट में हाँ मेनली फोल्ड माउंटेन भी बनते हैं। अगर कॉन्टिनेंट, अब ये अगर ओशियन की है एक प्लेट, मैंने बताया कि ओशियन की, एक कॉन्टिनेंट की, धसल जाएंगे वोल्केनो। अगर दोनों कॉन्टिनेंट की प्लेट है, जैसे वो अभी हमने देखा ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, जब कॉन्टिनेंट फोर्स लगाएंगी तो क्या इधर से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा, जैसे हमारा हिमालय बन रहा है, ठीक है। ओके नाउ अब डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होगी, जब दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जाने तो क्या यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक क्रैक क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रैक क्रिएट हो जाएगा धीरे 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 ओवर द टाइम जो लगे, तो यहाँ से फिर वोल्केनो इरप्ट होगा, ठीक है, जिससे मिड एटलांटिक रिज जो हमारी बनी हुई है वो वैसे बनी हुई है डाइवर्जेंस से। डाइवर्जेंस होगा तो इसमें जनरली क्या होता है, ये मिड एटलांटिक रिज हमारी जो बनी हुई है, ठीक है, ओशन के बीच में हमारी प्रॉपर ऐसे एक पूरी ऐसे पहाड़ से ऐसे 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 बने हुए, पूरे पहाड़ 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 बने हुए, तो एक रिज के तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरा ऐसे बना हुआ है। क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट डाइवर्जेंट हो रही है, यहाँ से ऐसे स्टेनोस्फेयर में ऐसे जा रहा है मैग्मा, तो भी यहाँ पे फिशर क्रिएट होगा, एक क्रैक क्रिएट होगा धीरे धीरे ओवर द टाइम, ये बड़ा हो तो इधर से वोल्केनिक इरप्ट होंगे, तो वोल्केनो इरप्ट होंगे यहाँ से, तो क्या ये रिज के जैसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें क्या होगा कि प्लेट्स कई बार ऐसा होता है कि पैरेलल मूव करती हैं, मतलब इधर इधर नहीं पैरेलल मूव करती। इसमें जनरली क्या होता है, अब प्लेट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधी तो होती नहीं है, ऐसे 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 कुछ होती है, इसमें कुछ दूसरी ऐसे 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 घिसती है। कई बार क्या होता है कि ये लॉक हो जाती है और एकदम से कई बार मूवमेंट से जब रिलीज होता है इनका लॉक, ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे में फंसी हुई हैं, लेकिन कई बार ये हट जाएंगी तो यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा, एकदम एनर्जी रिलीज होगी, वही बात है। और ये अर्थक्वेक, जनरली इसमें अर्थक्वेक आता है, ठीक है।
प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर साइडवेज कोजेज फॉल्ट लाइंस और अर्थक्वेक्स। हाँ, जब यहाँ पे ये वाली प्लेट की बाउंड्री ये ऐसे से फंसी हुई है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही दोनों में, क्या पता यहाँ से थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फॉल्ट क्रिएट हो जाए और एकदम से प्रेशर रिलीज हो, जो कि अर्थक्वेक कोज करता है हमारे। ठीक, नाउ अभी हमने देख लिया फॉल्ट क्या होएगा, वो अभी हमने देखा था कि जनरली कोई रॉक वगैरह यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए। दैट इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस एट द प्लेट बाउंड्री वेयर एक्यूमुलेटेड एनर्जी इज रिलीज्ड बाय स्लिपिंग। ठीक है, वो इकट्ठी हुई एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाए। ठीक, सिस्मिक वेव हमने पढ़ लिया क्या होती है वेव्स, या फॉल्ट लाइन पे जैसे अभी हमने पढ़ा था फोकस से यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट हुई तो एकदम एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, वेव्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, फोकस हमने पढ़ लिया जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एपीसेंटर पढ़ लिया, जहाँ सबसे पहले हमारी एनर्जी सबसे पहले पहुँचती है, वो हमारा है एपीसेंटर। ठीक, उसके बाद में क्या है, फोकल डेप्थ क्या है, डेप्थ फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द सरफेस, कितनी डेप्थ है। ठीक, यहाँ से जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक की, फोकस से लेके एपीसेंटर तक की कितनी डेप्थ है। ठीक, अगर ये 70 किलोमीटर है उससे कम है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और अगर 700 तक है तो लेस डिस्ट्रक्टिव। जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होता रहेगा उतना ही डिस्ट्रक्शन कम होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हमने क्या था, सिस्मिक वेव के टाइप हमने पढ़ लिए, दो टाइप की थी, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। ठीक, ये जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है ये सरफेस के ऊपर, इसके भी आगे फर्दर दो टाइप थे, पी था और एस। पी और एस था प्राइमरी सेकेंडरी, ये तीनों में सॉलिड लिक्विड गैस, ये ओनली सॉलिड, ये लव वेव्स हो गई, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हो गई, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हो गई। ठीक, ये आगे ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ अर्थ करती हैं बॉडी वेव्स। ठीक, ये फास्टेस्ट होती हैं, ट्रैवल थ्रू तीनों मीडियम से पास कर सकती है, गैसेस से, मूव्स पार्टिकल बैक एंड फोर्थ। अभी मैंने देखा था ऐसे 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 करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक, एस वेव सेकेंडरी वेव ओनली थ्रू सॉलिड कर सकती है, पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, नाउ आगे उसके बाद में क्या आएगा, सरफेस वेव। सरफेस वेव में क्या आएगा, ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे करेगी, कोस्ट बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, इसमें दोनों मिल जाती हैं, पी और एस मिल जाती तो ऐसे भी चलती ऐसे भी चलती। ठीक, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अब अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं, अब हमने कह दिया कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था उतना, हम मेज़र कैसे करते हैं, मेज़र करते हैं हम अर्थ के मैग्नीट्यूड को सिस्मोग्राफ पे। ठीक, सिस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट है, उस पर क्या एक रिक्टर स्केल जैसे वो ग्राफ होता है, उस पर ऐसे ऐसे हमारी ऐसे 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 हमारी मेजरमेंट्स आती हैं कुछ। तो अब इन मेजरमेंट को जो ये आई हैं हमारी वेव्स, ये जो बनी है अर्थक्वेक, जैसे जितनी शेकिंग होगी उस पर एक ऐसे सर्कल टाइप होता है, उस पर पेन सा लटका होता है, जितनी शेकिंग उस हिसाब से ड्रॉ करता है ऐसे। और उसके बाद इस जो ये चीज़ें हैं इसको हम रिक्टर स्केल से मेज़र करते हैं कितना। ठीक है, और इसको हम रिक्टर स्केल से मेज़र करते हैं। ठीक, और जो इंटेंसिटी, पहले हम इसकी इंटेंसिटी मर्कोली स्केल भी यूज़ करते थे, बट जनरली अब हम मेनली मैग्नीट्यूड ही यूज़ करते हैं रिक्टर स्केल से। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। सो लार्जेस्ट जो अर्थक्वेक है कब कब आए हैं, थोड़ा सा डाटा देख लो। 1960 में चाइल्ड में आया था 9.5, मतलब 9.5 देखो, अब अगर 0 से 9 तक का स्केल तो 9.5 कितना मैसिव हो गया, कितना मैसिव अर्थक्वेक। देखो एक दो मैग्नीट्यूड के तो हर सेकंड आते ही रहते हैं अर्थक्वेक, उनका कुछ नहीं है, बट जितना भी जो ये 7 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चला जाता है हमारा अर्थक्वेक, तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद 64 में अलास्का में आया था हमारा इंडिया। देखो 2001 में भुज अर्थक्वेक आया था जो हमारे 7.6 काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, अराउंड 20,000 जो हमने लाइव्स हैं वो गई थी इसमें। कश्मीर अर्थक्वेक आया था 2005 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंडिया में कौन सा रीजन है जो अर्थक्वेक प्रोन है, एक तो आपको भी हिमालयन रीजन है, कंप्लीट हिमालयन रीजन है, क्योंकि देखो ये देखो यहीं पे इंडियन जो प्लेट है इस थ्रस्टिंग इनटू यूरेशियन प्लेट एट दैट 5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो ये हमने बताया था ना कन्वर्जेंट बाउंड्री, इधर इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट, तो ये हर साल अराउंड 5 सेंटीमीटर के अंदर जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस फोर्स लग रहा है। ठीक, उसके बाद में क्या है, इंडिया में आपको पता है एक तो हिमालयन रीजन सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। इंडिया जो इसकी सिस्मिक जोन है, ठीक है, सिस्मिक जोन है हमारे अर्थक्वेक के, जिसमें क्या है जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 2 लीस्ट एक्टिव है,
जोन 3 हो गया मॉडरेट है, फिर हाई रिस्क, और जोन 5 जो वेरी हाई रिस्क एरिया, ठीक। इसमें क्या नॉर्थ ईस्ट है, हिमालयन बेल्ट है, कच्छ, अंडमान, ये सारे हमारे क्या ये हैं सबसे ज़्यादा वेरी हाई रिस्क एरियाज जो हमारे, जो मोस्टली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं वो, ठीक है। 58% ऑफ इंडिया की लैंड जो अर्थक्वेक प्रोन है, ठीक, समझे आप। अब ना सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले क्या होएगा हमारा, सबसे पहले हमने देखा है ना, अर्थक्वेक आ रहा है या तो घरों से बाहर, ये एकदम कोई भी अगर अपने पास ज़मीन पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ एकदम से, और कोई टेबल फर्नीचर है उसके अंदर चल जाओ, उसको पकड़ के रखो, जब तक शेकिंग हो रही है ना पकड़ के रखो, सबसे सेफ ऑप्शन होता है अर्थक्वेक में। कहीं भी ज़मीन पे बैठ जाओ और कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिखे उसके नीचे चले जाओ और उसको पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप कवर एंड होल्ड मेथड, ठीक है। अगर कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉप कवर और होल्ड मेथड है, ये कहाँ किसके लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक में यूज़ होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। नाउ नेक्स्ट, अब इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इंडिया में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 2014 नोएडा, वर्क्स अंडर IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करता है, जो कि अर्ली वार्निंग्स देता है हमें अर्थक्वेक से रिगार्डिंग, ठीक। और इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रखी, इंडिया क्विक। इंडिया क्विक किसने कर रखी, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने, फॉर रियल टाइम अर्थक्वेक इन्फो, ठीक है, नोडल एजेंसी फॉर अर्थक्वेक मॉनिटरिंग इन इंडिया। तो इसमें क्या रियल टाइम देना कि जैसे भी जो भी भूकंप आ रहा है उसकी अपडेट देना हमें, उसके लिए मोबाइल ऐप है इंडिया क्विक। नाउ मेजर इंडिया में हमने देख लिया कौन कौन से मेजर, सबसे एक तो भुज, नो डाउट भुज गुजरात, उसके बाद असम, अरुणाचल, चाइना बॉर्डर। देखो ये कौन सा असम, अरुणाचल, ये भी पूरा हमारा हिमालयन रीजन वाला ये है ना। सो नाउ ये सारी चीज़ें, नेपाल रीजन ये भी हमारा, कश्मीर रीजन पूरा हिमालयन बेल्ट ही है जो अर्थक्वेक प्रोन है। नाउ हमारा अर्थक्वेक हो गया कंप्लीट, उसके बाद वोल्केनो, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, अटेंशन अटेंशन, ध्यान दो भाई, पढ़ो पढ़ो इधर, बोर्ड पे फोकस करना, ठीक है। वोल्केनो, वोल्केनो क्या है, ज्वालामुखी ये पीछे फटा रहा, ठीक, ये ऐसे फटता है, इतना भयानक होता है भाई, झुलस जाओ, इसकी चपेट में आ जाए बंदा, झुलस जाए, पता भी ना चले कहाँ गया। देख पा रहे हो आप, हीट देख पा रहे हो, इसी से पता चलता है कि अर्थ के अंदर कितनी गर्मी है, ऐसे ही नहीं पता चलता, ठीक ओके। ये हमारे डायरेक्ट सोर्स है, हमारा वोल्केनो डायरेक्टली बता रहा है कि अर्थ के अंदर कितनी गर्मी है, ठीक है। सो नाउ इस पर रिसर्च करते हैं हम लोग। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो होता है, अब वोल्केनो इज़ ए वेंट और चिमनी, ये वेंट और चिमनी है थ्रू विच मोल्टन रॉक, पिघली हुई रॉक, गैस एश एस्केप फ्रॉम बीनीथ द अर्थ्स क्रस्ट टू द सरफेस। अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट के नीचे से ऊपर तक, ठीक है, एक वेंट चिमनी के थ्रू क्या आ रहे हैं, मोल्टन रॉक आ रहे हैं, पिघली हुई चट्टानें आ रही हैं, गैस आ रही है, ऐश राख आ रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये लावा आ रहा है, ये लावा आ रहा है, लावा क्या है, ये पिघला हुआ, जो नीचे जो पिघला हुआ रॉक है वही तो ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ सिर्फ ये नहीं आता, इसके साथ क्या आता है, गैस भी आती है, ऐश भी आती है, ठीक। गैसेज हमारे मेनली कौन कौन से आती हैं, सल्फ़र आती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारी, आर्गन आती है, क्लोरीन आती है, ये सारी गैसेस आती हैं, ठीक है। उसके बाद में, और जैसे कि आपने देखा होगा, एक हम इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारा वोल्केनो है, हमारा जो वोल्केनो है वो ग्लोबल कूलिंग इफ़ेक्ट लाता है, कूलिंग इफ़ेक्ट, ठीक, कूलिंग इफ़ेक्ट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि देखो ये तो इतना गर्म है, इतना गर्म मतलब कि मेल्टेड रॉक आ रही, टेम्परेचर इतना, अगर इतना ज़्यादा एकदम से ब्लास्ट होगा, वोल्केनो इरप्ट होगा तो कितनी सराउंडिंग में कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो कूलिंग इफेक्ट कैसे लाता है वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा कि इसमें से क्या क्या निकलता है, एक वेंट चिमनी जिसके थ्रू क्या अर्थ क्रस्ट नीचे से सरफेस पे क्या क्या आता है, मोल्टन रॉक आती, गैस आती, ऐश आती। जो ये हमारी जो गैस है, इसमें हमने अभी पढ़ा सल्फ़र, जो गैस आएगी हमारी, ये क्या करती है, ये हमारी क्या है ऊपर, जैसे हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं, ठीक, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये क्या करती हैं, ये निकल के स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। वहाँ वो वेपर्स के साथ मिलके, वाटर वेपर्स के साथ मिलके पूरा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और ये क्या करती है, जैसे सनलाइट आती है हमारे ऊपर से,
सनलाइट आती है तो ये क्या करती है, उसको ब्लॉक कर लेती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अल्बीडो इफेक्ट, अल्बीडो इफेक्ट कर देती हैं, अल्बीडो इफेक्ट जनरेट कर देती है। तो यहाँ पे सल्फर जो है ये ऊपर वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके और ये क्या करती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो नीचे नहीं आ पाती, इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो वोल्केनो हमारा कूलिंग इफेक्ट भी लाता है, ठीक है। एल्बीडो, एल्बीडो क्या होता है, अभी एक टर्म बोली मैंने एल्बीडो, एल्बीडो क्या होता है, एल्बीडो होता है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना है। जैसे कि आपने कभी देखा है, आप कभी अगर पहाड़ों पे गए हो या किसी की फ़ोटो देखी हो तो जनरली सारे सन ग्लासेस पहन के घूमते हैं, सन ग्लासेस, माना हाँ एक वो फैशन करते हैं वो बात तो अलग है कि ठीक है आउटफिट के साथ जा रहा है, पहाड़ों में जा रहे हैं, सन ग्लासेस लगा ली, ठीक, ये तो ठीक है। लेकिन इसका एक रीज़न और होता है एल्बीडो, जो हमारी फ्रेश स्नो है, जो हमारी फ्रेश स्नो होती है, एक सेकंड पेन कलर देख, हाँ वाइट है, जो हमारी फ्रेश स्नो होती है जब इस पे सनलाइट गिरती है तो ये तुरंत इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तुरंत इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो एल्बीडो का मतलब जो सनलाइट आ रही है वो एकदम से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो तो हमारी स्नो का सबसे मैक्सिमम एल्बीडो होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो है हमारी फ्रेश स्नो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अगर रिफ्लेक्ट करेगी, अगर आप खड़े हो एकदम से रिफ्लेक्ट करेगी तो चुंधिया नहीं जाओगे एकदम से, इतनी रोशनी। तो इसीलिए सन ग्लासेस पहनते कि वहाँ पे एकदम सनलाइट बहुत ज़्यादा हो रही, क्यों, क्योंकि वो बर्फ़ पे गिर रही है और एकदम से वो जो है आइस है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वही चीज़, तो इसलिए एकदम से हम सन ग्लासेस पहन के रखते हैं जनरली बर्फ़ पे, फैशन से अलग एक ये रीज़न भी है। तो वही चीज़ हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है, जब वो हमारे वाटर वेपर के साथ सल्फर मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, यहीं से सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो नीचे नहीं आ पाई, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है, गैसियस। ओके, नाउ वोल्केनिक जो मटेरियल है वो कितने टाइप का होता है, जो वोल्केनिक मटेरियल कितना, मैग्मा, लावा एंड लहर। मैग्मा क्या होता है, जब ये अभी जो हमने इस थीनोस्फेयर में था, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में था ये हमारा, तो यहाँ पे हमें ये है मैग्मा, मैग्मा, ठीक। और जब ये बाहर आ गया है, अब ये क्या है, ये लावा है। मैग्मा इरप्ट्स ऑन द सरफेस, जब सरफेस पे आ गया तो मैग्मा बन गया लावा। लहर क्या होगा, अब ये जो ये जो फैल के जा रहा है ना नीचे, ये फैल के जा रहा है, ये क्या है, ये लहर है, ठीक। ये फैल के जा रहा है पूरा ऐसे मड फ्लो, पूरा इधर इधर, पूरा आगे आगे ये बहुत दूर तक फैल जाए तो ये लहर है, ठीक है। सुना आगे, वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं, वोल्केनो हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, ठीक है। सुनाओ, एक्टिव वोल्केनो क्या होंगे, जिसमें जो रेगुलरली जो इरप्ट हो रहे हैं, जो भी मतलब एक्टिव वही है ना जो रेगुलरली इरप्ट हो रहे हैं। अब वो तो है नहीं सुस्त बैठा है उसको हम एक्टिव बोलेंगे, नहीं। एक्टिव वोल्केनो जो हमारे रेगुलरली जो है इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया का जो बैरन आइलैंड है, ठीक, वो आता है हमारे उसमें एक्टिव वोल्केनो, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट होता है जो काफ़ी लंबे टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है, जिसके चांसेस हैं। जो डोरमेंट है अभी सुस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी जागेगा नहीं। अगर अभी वो लेजी में है, अभी वो सुस्त है, तो इसका मतलब वो नहीं कभी जागेगा नहीं। तो ये ऐसा कि काफ़ी लंबे टाइम से इरप्ट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो तंजानिया, वो एक डोरमेंट वोल्केनो जो काफ़ी लंबे टाइम से इरप्शन नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब है ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक। जो मोर देन 10,000 ईयर से नहीं इरप्ट हुआ है और अब आगे फ्यूचर में होगा भी नहीं, जो मतलब एक्सटिंक्ट, अब ख़त्म हो चुका है, ठीक। वो है टाइप्स ऑफ वोल्केनो। नेक्स्ट, अभी हमने पता वोल्केनो क्यों इरप्ट होते हैं, ये तो हमने देख लिया, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हो रहे हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्ज पास हो रही है, एक ओशियन की प्लेट है, एक कॉन्टिनेंट की प्लेट है। ओशियन की प्लेट हमारी भारी होती है, वो नीचे की तरफ धसल जाती है, नीचे की तरफ जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है तो एक साइड से रिलीज भी तो होगा, रिलीज होगा तो किसकी फॉर्म में होगा, वोल्केनो की फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट इज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, जब प्लेट अलग अलग जा रही है उनके बीच में फिजर क्रिएट हो रहा है, क्रैक क्रिएट हो रहा है, जहाँ से लावा को, मैग्मा को बाहर आने का रास्ता मिलता है। जब मैग्मा को बाहर आने का रास्ता मिलता है तो एकदम वोल्केनो के रूप में आता है, ठीक है। तो ये हमारे मेजर रीज़न है वोल्केनिक इरप्शन के। नाउ हॉट स्पॉट, ये वो हॉटस्पॉट नहीं है यार मेरा डाटा ख़त्म हो गया हॉटस्पॉट दे दे, नहीं। हॉटस्पॉट क्या होता है, अब जैसे जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, अभी हमने देखा कुछ प्लेट मूवमेंट की वजह से भी हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कहीं पे प्लेट बाउंड्री नहीं कोई, जैसे अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे है, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वो पैसिफिक में यहाँ पे हमारी पूरी यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे वो फिलिपिन वाली प्लेट है जहाँ पे हमारा जापान है, पूरा ये पैसिफिक है, ठीक है।
यहाँ पे फिर वो साउथ अमेरिकन वाली प्लेट है। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरी पैसिफिक की प्लेट है, यहाँ पे थोड़ी फिलिपिन वाली यूरेशियन प्लेट है, यहाँ हमारा बेचारा जापान फंसा हुआ है। इसलिए वहाँ पे इतने डिज़ास्टर आते हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं फ्रीक्वेंट, वोल्केनिक इरप्शन आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। क्यों? क्योंकि बेचारे की लोकेशन ही प्लेट बाउंड्री पे। तो ये पूरी जहाँ पे पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक प्लेट है पूरा, इसकी बाउंड्री पे जनरली हमको रिंग ऑफ फायर दिखती है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट बाउंड्री पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ पे जगह मिल रही है वोल्केनो को इरप्ट होने के लिए। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, कुछ है ना, ये अब यहाँ पे हवाईन आइलैंड है, ठीक, या कुछ भी बीच में आइलैंड्स हैं जहाँ पे रैंडम वोल्केनो इरप्ट हो रहे हैं। उसका क्या रीज़न, चलो यहाँ तो समझ में आएगा, प्लेट बाउंड्री थी इस वजह से हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या रीज़न है, यहाँ तो ये होते हैं कुछ हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट क्या होते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा था, ये 3 लेयर थी अर्थ की। यार इतनी गंदी ड्राइंग क्यों बनती है मुझसे। ये अर्थ की 3 लेयर पड़ी थी, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक, क्रस्ट मेंटल कोर। तो कई बार क्या होता है, जितना जो हमारे बिल्कुल इधर कोर और मेंटल की बाउंड्री पे, यहाँ से जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, किसी जगह का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो अभी मैंने बताया था कन्वेक्शन, अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो तो चीज़ें ऊपर की तरफ उठेंगी। जब यहाँ से बहुत ज़्यादा राइज होगी, ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ की जो ये लिथोस्फेयर की यहाँ की क्रस्ट है, इसकी रो को पिघलाते हुए ऊपर तक पहुँच रहा है और यहाँ पे इरप्ट हो रहा है जाके, इसको बोलते हैं हम हॉटस्पॉट, ठीक। जो इसको, ये जो उठ रहा है, इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम। ये जो मेंटल प्लूम, अब ये एरिया अबव मेंटल प्लूम, ठीक, ये मेंटल प्लूम क्या है, ये मेंटल प्लूम ये है, ये जो यहाँ से नीचे जो बिल्कुल मेंटल और कोर की बाउंड्री पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ रहा है कन्वेक्शन से अलावा, और ये उठ रहा है, इसको हम बोल रहे हैं मेंटल प्लूम, ठीक है। और यहाँ की रोक को पिघलाते हुए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो ऊपर इरप्ट हो रहा है, दैट इज़ ये हॉटस्पॉट। और ये जो यहाँ से राइज हो रहा है, दैट इज़ मेंटल प्लूम। ये कहाँ से हो रहा है, मेंटल और कोर की बाउंड्री से हो रहा है, दैट इज़ हॉटस्पॉट, ठीक है। नाउ फेमस वोल्केनो क्या क्या है, सबसे लार्जेस्ट है माउंट लुआ, हवाई आइलैंड, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, ये एक हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक। हाईएस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है, वो है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर के अंदर। और डेडलीस्ट माउंट इरप्शन कब हुआ था, ये था माउंट टम्बोरा में 1815 में, इंडोनेशिया। ईयर विदाउट समर, ये ईयर विदाउट समर, क्या समझे इस बात से, इस बात से वही समझे जो थोड़ी देर पहले समझाया था हमने, सल्फर स्ट्रेटोस्फेयर में चली गई है वेपर के साथ मिलके, वहाँ पे उसने एकदम अल्बीडो इफेक्ट क्रिएट कर दिया है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, नीचे नहीं आने दे रही है। तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए ग्लोबल कूलिंग हो गई थी। क्या हो गई थी, ग्लोबल कूलिंग हो गई थी, ग्लोबल कूलिंग हो गई। तो इसलिए उसको बोलते हैं ईयर विदाउट समर। इतना मैसिव इरप्शन था कि गांव के गांव तबाह हो गए थे, और इतना ज़्यादा स्मोक था, इतना ज़्यादा स्मोक था, इतनी गैसेस निकली कि काफ़ी टाइम तक क्या हुआ, इसको ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट हो गया था, ठीक है। आगे समझ में। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो क्या है, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार के अंदर। वोल्केनिक रिस्क जोन क्या आएंगे, रिस्क जोन सबसे मैक्सिमम अभी हमने पढ़ा था, एक्सट्रीम जो 100 m का क्या होगा, एक्सट्रीम रिस्क जोन, जो प्रॉपर डेथ जोन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे मैसिव इरप्शंस होते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अभी देखा था ऊपर, 75% ऑफ वोल्केनोज कंसनट्रेटेड है, मतलब वर्ल्ड के जितने 75% वोल्केनो वो यहीं पे इरप्ट हो रही, क्योंकि प्लेट बाउंड्री मेडिटेरेनियन रीजन में, इटली, ग्रीस में, ठीक है। माउंट वेसुवियस और माउंट एटना, ठीक, यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। और रिंग ऑफ फायर तो देखो अब बिल्कुल फेमस है वोल्केनोज के लिए, अर्थक्वेक के लिए। क्या वोल्केनो की इम्पोर्टेंस क्या, अब आपको कि यार इतना लावा निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, गैसी निकल रही है, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग, और तो इसका इम्पोर्टेंस, इसका मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, नहीं पॉजिटिव इफेक्ट है। सबसे ज़रूरी बात, अभी हमने देखा था वो इरप्ट हो रहा था, वो जो लावा है वो ऊपर आ रहा है, पिघल रहा है, वो लहर बन के इधर 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 फैल रहा है। अभी वो गर्म है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ठंडा भी तो होगा, वो रॉक भी तो बनेगा, ठीक है। तो वो रॉक फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्टाइल सोयल फ्रॉम लावा, फर्टाइल सोयल एकदम फ्रेश काची, चकाचक
अगर रॉक बन रही है तो फर्टाइल होगी, ठीक है। अब जैसे जियोथर्मल एनर्जीज निकल रही, कुछ एनर्जीज जो रिलीज हो रही थी गर्मी की वजह से, जो कि हमारी आगे यूज़ में आएंगी, तो क्या जियोथर्मल एनर्जी है, नई लैंड फॉर्म हो रही है, ठीक। एकदम माउंटेन का स्ट्रक्चर अगर कोई इरप्ट हो रहा है, वोल्केनो, तो एक माउंटेन का स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी लैंड फॉर्म हो रही है, रॉक्स बन रही है, उससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ रही है सॉइल की। तो ये सारे क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव अगेन लॉस ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग, जिसकी वजह से आप सोचोगे अच्छी बात नहीं, बहुत बीमारियां आती, बहुत डिजीज़ फैलती है इससे, ठीक। ये चीज़ें हैं। जब माउंट टम्बोरा को हुआ था ना, लोगों में कुछ लोग तो वैसे ही मर गए थे, इतना मैसिव इरप्शन था, ठीक। और कुछ लोग जो सरवाइव किए वो फिर डिजीज से मर गए थे, ठीक। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया। नाउ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? भूसंखलन, ठीक। भूसंखलन, ये माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पे पत्थर पत्थर, ये एकदम भूसंखलन हुआ, नीचे की तरफ नीचे आ गया, इस घर पे गिर गया, यहाँ कम्युनिटी इधर गिर गया, तो ये बन गया डिज़ास्टर। मास लेवल पे फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी को जो अफेक्ट करे, दैट इज़ डिज़ास्टर, ठीक है। ये है लैंडस्लाइड बेसिकली, ठीक। चट्टानों का ऐसे नीचे की तरफ धंसलना, गिरना, ठीक। तो अ लैंडस्लाइड इज़ अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन टू स्लोप, ऊपर से नीचे आना, दैट इज़ द लैंडस्लाइड, ठीक है। इंडिया में अबाउट 15% एरिया है कंट्री का जो लैंडस्लाइड प्रोन है, क्योंकि एक तो पूरा ही हिमालयन बेल्ट हो गया, ठीक, सबसे ज़्यादा तो, ठीक। उसके बाद में कोज क्या है, क्यों हो सकते हैं लैंडस्लाइड? हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होगी तो भी ये रॉक वीक हो गए, गिर गए, ठीक। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो यहाँ पे अगर यूँ थोड़ी बिल्कुल तो पहाड़ है, यहाँ पे भी तो जंगल होते हैं, अगर पेड़ कट रहे हैं तो जो पेड़ होल्ड करके रखे हुए इस चीज़ को वो कट जाएंगे, तो पानी आ रहा है कुछ भी, उससे रॉक डिस्प्लेस होने के चांसेस है। अर्थक्वेक है, शेकिंग हो रही है, इस वजह से भी रॉक डिस्प्लेस हो रहा है। वोल्केनिक इरप्शन से, अनप्लान्ड रोड कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे भी आप पहाड़ों काट रहे हैं, कुछ भी रैंडम बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो सकती है, इससे भी हमारी लैंडस्लाइड हो सकती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेसिकली क्या, उसमें पेड़ कटते हैं, है ना, इनडायरेक्टली तो डिफोरेस्टेशन और माइनिंग हो रही है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी लैंडस्लाइड हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या, कैसे बचाव हो सकता है इसका? जैसे टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, हमारा प्रॉपर ऐसे टेरेस ऐसे 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 होती है। अगर हम ऐसे ऐसे टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, अगर थोड़ी बारिश हो रही है, पानी लग रहा है, तो इससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा, रॉक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, अपनी जगह पे रहेंगी। लेकिन अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, पेड़ों काटते काटते कर रहे हैं, तो वहाँ तो नुकसान है ही। टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं तो इससे क्या, एक बैरिगेटिंग के रूप में ये काम करेगा, एकदम से पानी यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा, ठीक। ओके, एफोरेस्टेशन, ठीक है, पौधारोपण जिसको बोलते हैं हम, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ जो सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या, स्लोप के प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ड्रेनेज प्लानिंग हो अच्छे से, ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रिवेंटिव के तरीके से काम कर सकते हैं लैंडस्लाइड में बेसिकली, ठीक। एवलांच, एवलांच क्या होगा, उसमें पत्थर खिसक रहा था, या बर्फ़ खिसक रही है नीचे की तरफ, ठीक। इसको हम बोलते हैं एवलांच। इसको, ये क्या है, क्रायोस्फेरिक डिजास्टर है, क्रायोस्फेरिक। इस क्रायोस्फेरिक को लर्न कर लो एवलांच के साथ, ठीक। क्रायोस्फेयर का क्या मतलब होता है हमारा? क्रायोस्फेयर का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी इन, जो क्रायोस्फेरिक जो हमारा डिजास्टर होता है, इसका क्या मतलब होता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ आइस और स्नो। इसका मतलब है इंस्टेबिलिटी ऑफ क्रायोस्फेरिक डिजास्टर का क्या मतलब है, इंस्टेबिलिटी ऑफ आइस या स्नो, ठीक। तो अगर हम इस क्रायोस्फेरिक डिजास्टर बोलते हैं तो क्या एवलांच है, ये बर्फ़ से रिलेटेड, तो आप इसको इसके साथ एसोसिएट करके ही पढ़ेंगे। क्रायोस्फेयर का क्या मतलब होगा, क्रायोस्फेयर, जहाँ पे भी वाटर एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड फॉर्म, उसको क्रायोस्फेयर बोलते हैं, ठीक। और वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है, आइस, दैट्स इट, क्रायोस्फेयर, ठीक। जब हमारे कभी भी बर्फ़
नीचे की तरफ धंसलती है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकती है, टेम्परेचर राइज की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से थोड़ी शेकिंग और इस वजह से भी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो नीचे की तरफ हो सकते हैं डिस्प्लेस। ठीक, ये होता है हमारा एवलांच। नाउ सुनामी। सुनामी क्या होगी बेसिकली? इट्स अ जापानीज वर्ड। सुनामी क्या हमारा जापानीज वर्ड है। सु एंड नामी। सु का मतलब होता है हार्बर, बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है वेव्स, लहरें। तो हार्बर वेव्स होता है सुनामी का मतलब। ठीक, ये देखो ये रही उफनती हुई आ रही हैं, दैट इज सुनामी। सुनामी जो हमारी सी में जो हमारी वेव्स होती हैं, अगर अर्थक्वेक की वजह से या फिर किसी भी सडन शेकिंग की वजह से क्या हो रही है, एकदम से उनकी स्पीड बढ़ रही है, कोस्ट को अफेक्ट कर रही है, लोगों को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ हमारी सुनामी। वो होती है सुनामी। ये क्या है? सुनामी का एक जैपनीज़ वर्ड। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सुनामी वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ये जैपनीज़ वर्ड है। ठीक, क्यों है, क्यों भाई? जापान में अभी हमने पढ़ा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बेचारे की लोकेशन ही ऐसी जहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, सुनामीज आ रही हैं, तो बेचारे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो इसीलिए तो बनता है उनका ये नाम देना भी। ठीक, सुनामी क्या? इज़ अ लार्ज इम्पल्सिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी वाटर। ठीक है, बहुत ही मैसिव लेवल पे कोई सी वाटर आ रहा है। ठीक है, लार्ज इम्पल्सिव लेवल पे सी वाटर आ रहा है, वो किस वजह? अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अगर हो रहा है, दैट इज़ सुनामी। क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? सिस्मिक वेव कहाँ से, मतलब कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, किस रीजन पे आ रहा है? अगर अर्थक्वेक सी के एकदम बीचों बीच आ रहा है तो उससे सुनामी, मतलब कि कोस्ट पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अगर हमारा कोस्ट है, यहाँ कहीं पे आ रही यहाँ कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया नहीं, ये अगर इसके पास होगा ओरिजिन इसके पास, तो ऑफकोर्स इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुनामी को अफेक्ट करती हैं। ठीक, या फिर जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेथमेरी, इसमें क्या होता है कि हमारा ये ओशन की डेप्थ में मैटर करती है। जैसे यहाँ कहीं पे कोई, जैसे अब ये ओशियन है, ये हमारी कोस्ट है, ये पूरा यहाँ पे ओशियन है, ये पूरा यहाँ पे ओशियन है, तो ओशियन है तो इसकी भी तो कहीं ना कहीं नीचे लैंड होगी ना, पानी है, पानी यूँ तो नहीं, पानी पानी, इसके नीचे कोई ना कोई तो ज़मीन होगी, उसी के ऊपर पानी है कहीं पे। तो यहाँ पे वोल्केनिक, सपोज यहाँ पे कोई वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ज़रूरी थोड़ी ज़मीन पे ही हो, सिर्फ पानी में भी तो इरप्ट होते हैं। पानी अगर हो रहा है तो ऐसे, तो कोई माउंटेन टाइप यहाँ बना रहा है इरोजन, तो अगर ये आ रही है, इससे टकराएंगी तो ये इसका उछाल और ज़्यादा बढ़ेगा। स्पीड तो कम होगी यहाँ उछाल स्पीड, लेकिन उछाल कितना ज़्यादा होगा, तो ये और ज़्यादा अफेक्ट करेगी कोस्ट को, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सुनाओ, स्पीड ऑफ सुनामी वेव। नॉर्मल ओशन वेव की अगर 100 किलोमीटर है ना प्रति घंटा, तो सुनामी जो वेव्स आती हैं उनकी ये स्पीड है, तो आप देख लो 8 गुना, तो ये कितना डिस्ट्रक्शन करने की पोटेंशियल रखती हैं। ठीक है, मैक्सिमम सुनामी हैज़ार्ड का आएंगे भाई पैसिफिक ओशन में ही आएंगे। क्यों? उसकी लोकेशन ही ऐसी है, वहाँ पे जब ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से तो सुनामी आ रही है, तो वहीं पे आएगी। सबसे ज़्यादा बेचारा जापान है, जापान में तो मैसिव आती हैं सुनामीज़ आपको। ठीक, मेजर इंडिया में क्या आती? इंडिया में देखो, इंडिया में कहाँ पे आएगी, सोचने की बात है। ये कहाँ आएंगी? यहीं पे कहीं आएंगी, या तो गुजरात में मेनली साइक्लोन। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है, कौन सी स्टेट है? ओडिशा, सुनामी से। ठीक, इसमें क्या है, सुनामी एपिसेंटर नियर। तो इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ पे आएगी? अंडमान में, निकोबार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे सुनामीज आएंगी। ठीक, इंडियन ओशन सुनामी जो एपिसेंटर कहाँ है, सुमात्रा के पास बना था, जो 2000, ये मेजर जो सुनामी आई थी ना हमारे इंडिया में, उस एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर अभी नहीं पढ़ा था, फोकस है, हाइपोसेंटर है, सबसे पहले जहाँ पड़ेगी वो एपिसेंटर है, वो इंडोनेशिया इधर कहीं हमारा, तो यहाँ कहीं पे उसका एपिसेंटर था, तो वेव्स तो यहाँ तक भी पहुँचेगी। तो जो हमारी सुनामी आई थी उसने किस किस रीजन को अफेक्ट किया था? अंडमान निकोबार को, यहाँ अंडमान निकोबार, तमिलनाडु को किया था, आंध्रा को किया था, केरला को, इस रीजन को अफेक्ट किया था जो मेजर सुनामी आई थी 2004 के अंदर। ठीक, नेचुरल बैरियर, सुनामी को कम करने के लिए नेचुरल बैरियर के तौर पे क्या कम? मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव जो हमारे कोस्टल एरिया पे जो नहीं मिलते जंगल हमको, मैनग्रोव जो ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स बाहर की तरफ थी, ये पानी है, सपोज़ ये पानी है, इसमें ये पेड़ है, तो इसकी रूट्स ऐसे होती है, इसको वीवी पैरिस बोलते हैं हम लोग, इसकी रूट्स ऐसे ऊपर होती हैं, ऐसे निकली होती पानी से, ये पूरा यहाँ बाउंड्री पे यहाँ पे
अब केरला साइड गए हो, कितने आपको फॉरेस्ट मिलता है, अगर मैनग्रूव फॉरेस्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर पानी आ रहा है, हिट कर रहा है पानी, तो एज अ बैरियर काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ उससे इम्पैक्ट कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी, फ्लो कम होगा, तो इस वजह से इम्पैक्ट थोड़ा कम होने चांसेस है। सैंड ड्यून्स हैं हमारे, जैसे मिट्टी के पूरे पठार से बने हुए हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स हो गए, कोस्टल क्लिफ हो गया, ठीक है, कोस्टल क्लिफ हो गया हमारा। यहाँ पे जैसे कोरल रीफ जैसा होता है हमारा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारा, पूरा ऑस्ट्रेलिया में हमारी सबसे बड़ी कोरल रीफ है इस साइड, तो वो क्या करती है, वो भी एज ए बैरियर काम करती है हमारी, ठीक है। ये थोड़े से सुनामी को यूँ तो है नहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सुनामी का जो वार्निंग सिस्टम है, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम कहाँ पे है, होनालुलु हवाइन आइलैंड में, ये पैसिफिक रीजन में ही है, ठीक है, जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता है कंट्रीज़ को कि कितनी सुनामी, ऐसे क्या पोटेंशियल है सुनामी आने का, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी एजेंसी है, सर्वे ऑफ इंडिया है जो मेंटेन करता है टाइड गोज नेटवर्क को, INHD है, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट है, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी मेंटेन नेशनल डाटा ऑफ बायोन प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, ठीक है। ये सारी कुछ एजेंसीज हैं हमारी जो हमारी सुनामी के लिए वर्क करती हैं। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो रहा है और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो जो हमारे रिमेनिंग जो कुछ टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं और हमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर और डाटा पूरा एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड में हमें इस चीज़ों को देखना है, तो एक क्लास तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं इतना सारा एक साथ ग्रैस्प करना। सो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नई क्लास में, वहाँ से हम इसको नेचुरल डिज़ास्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली कल ये पूरा नेचुरल डिज़ास्टर जो हमारा ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू, और प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को, अगर कोई भी आपकी सजेशंस हैं, कोई भी आपको लगता है ये चीज़ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सीरीज़ ऐसे चलनी चाहिए, या कोई टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एंड पे लगता है कि ये पहले होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी इस चैनल पर थोड़ा भी कुछ चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है अच्छा हो रहा है, ठीक, तो अगर आप क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, जय हिंद।